नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन के 10वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है आंतरिक व्यापार। इसके पहले भाग में हमने आंतरिक व्यापार के दो मुख्य प्रकारों थोक व फुटकर व्यापार के बारे में जाना। फिर हमने यह देखा कि फुटकर व्यापार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भ्रमणशील विक्रेता व स्थायी दुकानदार। हमने भ्रमणशील विक्रेताओं के बारे में चर्चा की व उसके प्रकारों को जाना। आज का यह भाग हम स्थायी दुकानदारों पर चर्चा से शुरू करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी दुकानदार ऐसे दुकानदार या विक्रेता होते हैं जिनके पास एक स्थायी दुकान होती है। उनका एक निश्चित व्यापारिक स्थल होता है जिसे उन्हें बार बार बदलना नहीं पड़ता। हम अपने आसपास ऐसे अनेकों हजारों दुकान देखते हैं जो एक ही स्थान पर रहकर चलाई जाती हैं, जिनके दुकानदार अपने स्थान को बार बार बदलते नहीं हैं। स्थायी दुकानदार अपने परिचालन के आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, छोटे व बड़े दुकानदार। आप सब ने देखा होगा और पिछले भाग में भी मैंने आपसे इस बात पर आग्रह किया था कि आप इन चीज़ों को अपने आसपास के दुकानों या व्यापारों से जोड़कर देखें तो आप सब जानते होंगे, आपने देखा होगा कि कई दुकान या कुछ दुकानदार छोटे आकार के होते हैं, जिनकी दुकानों का आकार भी छोटा होता है, उनके पास वस्तुओं आदि की संख्या भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दुकानदार बहुत बड़े आकार में अपने दुकानों को चलाते हैं। हम एक एक करके इन दोनों प्रकार के दुकानदारों व उनके अंदर आने वाले प्रकारों पर चर्चा करेंगे। यदि हम छोटे स्थायी दुकानदारों की बात करें तो इनमें चार मुख्य प्रकार के दुकानदार हैं: जनरल स्टोर, विशिष्टीकृत भंडार, गली के स्टॉल व पुरानी वस्तुओं की दुकानें। यदि हम जनरल स्टोर की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये ऐसे स्टोर या दुकानें होती हैं जो आम तौर पर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं में काम करते हैं। ये उपभोक्ताओं को साबुन, तेल, दाल, चावल जैसे अनेकों चीज़ें प्रदान करते हैं जिसे लोग अपने दिनचर्या में रोज़ाना उपयोग करते हैं। ये दुकानें हमारे घरों के बिल्कुल पास में आवासीय स्थलों के अंदर होती हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को इनसे सामान खरीदने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अपने घर के ठीक नीचे या ठीक पास में ही हमें अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं इन जनरल स्टोर के पास मिल जाती हैं। इनसे विपरीत जो दूसरे प्रकार के छोटे स्थायी दुकानदार हैं वो हैं विशिष्टीकृत स्टोर या भंडार। इस प्रकार के दुकानें पिछले कुछ समय में हमारे देश में काफी प्रचलित हुई हैं, खास करके शहरी इलाकों में। विशिष्टीकृत भंडार होते तो छोटे आकार के ही हैं, लेकिन ये किसी एक प्रकार की वस्तु में ही काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई दुकानें होती हैं जो केवल बच्चों के कपड़े बेचते हैं, कई दुकानें केवल जूते चप्पलों आदि का काम करते हैं। इस प्रकार की दुकानें एक विशेष प्रकार की वस्तु में ही काम कर रही हैं। जब हम इनके पास जाते हैं तो हम केवल एक प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जनरल स्टोर के विपरीत है, क्योंकि जनरल स्टोर में हमें सामान्यतः कई प्रकार का सामान मिल जाता है, जबकि विशिष्टीकृत भंडारों में हमें एक ही प्रकार का सामान प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के छोटे स्थायी दुकानदार हैं गलियों के स्टॉल। कई गलियों में कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्टॉल के रूप में जूस की दुकानें या छोटे छोटे वस्तुओं की, मोबाइल की दुकानें, ऐसी दुकानें हमें देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार की दुकानें गली के स्टॉल कहलाती हैं। ये भी लोगों को अपने घरों के काफ़ी पास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध कराकर, जैसे जूस या खाने पीने की चीज़ें, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर उनकी ज़रूरतों की तुरंत पूर्ति करते हैं। एक अन्य प्रकार की विशेष दुकान जो कुछ समय से देखने को मिल रही है वो है पुरानी वस्तुओं की दुकानें। अब कई लोगों को पैसों की कमी या किसी अन्य कारण से वस्तुओं को सीधा नए दुकानों या नए तौर पे खरीदने के बजाय पुरानी वस्तुओं के खरीदने में रुचि होती है। वो चाहते हैं कि यदि उन्हें पुरानी वस्तुएं ठीक ठाक कीमत पर मिल जाएं तो पैसे भी बचेंगे और यदि वस्तु अच्छी है तो काम भी हो जाएगा। तो अब कई दुकानें ऐसी भी होती हैं जो केवल पुरानी वस्तुओं में ही काम करते हैं। ये लोगों से उनकी पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं,
वह अन्य लोगों को जिन्हें पुरानी वस्तुएं चाहिए उन्हें बेच देते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के छोटे दुकानदारों के बारे में हमने देखा। अब हम स्थायी दुकानदारों के बड़े आकार की चर्चा करेंगे। जो बड़े बड़े आकार की स्थायी दुकानें होती हैं, जैसा कि शहरों में आप मॉल देखते हैं या विभागीय भंडार यानी डिपार्टमेंटल स्टोर देखते हैं, ऐसे कई प्रकार के बड़े आकार के व्यापारी होते हैं जो स्थायी रूप से अपना काम करते हैं, लेकिन ये होते फुटकर व्यापारी ही हैं, यानी ये छोटी छोटी मात्रा में ही वस्तुओं को ग्राहकों को बेचते हैं, लेकिन इनके दुकानों या व्यापार का आकार बड़ा होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विभागीय भंडार की दुकानों की। विभागीय भंडार अर्थात डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसा कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों के नामों से पता चलता है, ये दुकानें या स्टोर ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर सभी वस्तुओं के विशेष विभाग यानी डिपार्टमेंट बने होते हैं। जब हम इन दुकानों में जाते हैं तो हम अपने सामने देख पाते हैं कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग जगहों पर रखी हैं। हम जाकर वहां के जो विक्रेता हैं उनसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार की दुकानें बड़ी आकर्षक लगती हैं क्योंकि ये बड़े सुंदर तरीके से सजाई जाती हैं। इनमें विभागों के नाम रखे जाते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें अलग हैं, मसाले अलग हैं, बिस्किट अलग हैं। ऐसे अलग अलग तरह के विभाग बनाकर ये ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के जो भंडार हैं इनके कई लाभ हैं। यदि हम इनके लाभों की सूची बनाएं तो सबसे पहले लाभ निकल कर आता है बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करना। क्योंकि ये दुकानें बहुत बड़े आकार की और बड़े आकर्षक रूप की होती हैं, तो इस प्रकार की दुकानें बड़ी मात्रा में ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर कई बार बहुत भीड़ पाई जाती है, कई सारे लोग एक साथ ऐसी दुकानों में सामान खरीदते हुए पाए जा सकते हैं। तो ग्राहकों की बड़ी संख्या होने के कारण इस प्रकार के भंडार अच्छी बिक्री करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। ग्राहकों की बात की जाए तो उनके लिए लाभ है कि उनके लिए क्रय करना सुगम होता है, आसान होता है, क्योंकि उन्हें वस्तुएं ढूंढनी नहीं पड़ती। सभी वस्तुएं अलग अलग विभागों में रखी जाती हैं। यदि उन्हें एक प्रकार की वस्तु चाहिए तो उसके सभी अवसर, सभी चयन के अवसर उन्हें एक जगह पर मिल जाएंगे। इससे क्रय करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के भंडार ग्राहकों को वस्तुओं की बिक्री के अलावा कई प्रकार की आकर्षक सेवाएं देने लगे हैं, जैसे कि आराम करने की जगह, खेलने के स्थल या खाने पीने की जगह। इस प्रकार की अतिरिक्त आकर्षक सेवाओं के जरिए भी ये ग्राहकों को आकर्षित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये भंडार एक बड़े पैमाने पर अपना काम करते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर अपने दुकानों को चलाते हैं, इससे इन्हें परिचालन के लाभ भी प्राप्त होते हैं। ये बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं तो उन्हें वस्तुएं भी थोड़ी सस्ती पड़ती हैं, जिससे इनकी लागत कम होती है। इसके अलावा ग्राहकों की बड़ी संख्या के कारण भी इन्हें अधिक लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होता है। ये इस प्रकार के भंडारों के कुछ लाभ थे, लेकिन ऐसे दुकानों के कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे कि इन जगहों पर ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ध्यान का अभाव होता है। यानी क्योंकि ये दुकानें या भंडार इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पर एक साथ कई ग्राहक या कई उपभोक्ता पाए जाते हैं, तो हर एक उपभोक्ता पर विक्रेता उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते जितने अच्छे से छोटे दुकानदार ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा जहां एक तरफ इन्हें परिचालन के बड़े स्तर का लाभ मिलता है, वहीं एक सीमा है इसकी कि इन्हें परिचालन की लागतें भी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती हैं। बड़ी दुकान, उसका बड़ा किराया, उसमें कई सारे लोगों को रखना, इस तरह की कई लागतें इनकी बढ़ जाती हैं। इसी के कारण इनकी अगली सीमा यह है कि इन्हें हानि की संभावना भी अधिक होती है। यदि किसी भी कारणवश ग्राहकों की संख्या कम हो जाए तो इनके लिए परिचालन लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। व अंत में इस प्रकार के भंडार कई बार असुविधाजनक स्थिति में भी पाए जाते हैं, क्योंकि अपने बड़े आकार के कारण ये किसी भी जगह पर तो नहीं लगाए जा सकते। इनके लिए विशेष स्थल चाहिए जहां बड़ी जगह हो, जहां पर अधिक लोग आ सकें, और ऐसी जगहें कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है। विभागीय भंडारों के अलावा एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का बड़े आकार का स्थायी दुकान श्रृंखला भंडारों के रूप में पाया जाता है। श्रृंखला भंडारों को कई बार बहुसंख्यक दुकानें भी कहा जाता है।
ये वो दुकानें होती हैं जहां पर उत्पादक या निर्माता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एक ही नाम से अलग अलग शहरों या अलग अलग जगहों पर कई दुकानें खोलते हैं। आपने कई सारे फास्ट फूड चेन यानी श्रृंखलाएं, कई जूतों के ब्रांड के निर्माता, ऐसे कई अन्य उदाहरण देखे होंगे जिनमें एक ही नाम से एक ही प्रकार के वस्तुओं की दुकानों की श्रृंखलाएं होती हैं जो अलग अलग जगहों पर फैली होती हैं। ये दुकानें बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित होती हैं जहां काफी संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं। इनकी भावना ग्राहकों को उनके आवास या कार्यस्थल के समीप सेवाएं प्रदान करना होता है, ना कि उन्हें एक केंद्रीय स्थान पर आमंत्रित करना। ऐसे दुकानों में सभी इकाइयों के लिए यानी सभी इनकी दुकानों के लिए उत्पादन व क्रय करना इनके एक मुख्यालय से होता है। यानी इनका एक मुख्यालय बनाया जाता है जो एक केंद्रीकृत तरीके से सभी दुकानों के लिए कच्चे माल या वस्तुओं या उत्पादों का क्रय करते हैं और वहां से इसे विभिन्न दुकानों में पहुंचाया जाता है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। इससे इन भंडारों के परिचालन व्यय में बचत हो जाती है। प्रत्येक दुकान का प्रबंधन एक शाखा प्रबंधक करते हैं जो कि दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करते हैं। ये बिक्री, नगद जमा व माल की आवश्यकता आदि के से जुड़ी हुई प्रतिदिन की सूचनाएं मुख्यालय तक पहुंचाते हैं। मुख्यालय ही इन सभी शाखाओं का नियंत्रण करते हैं तथा नीति निर्धारण भी करते हैं। इन दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है, यानी कि यदि आप इस प्रकार की दुकानों में चाहे एक जगह पर जाएं या किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पर जाएं तो उस वस्तु का मूल्य सभी जगहों पर आपको एक जैसा ही मिलेगा। माल के विक्रय से प्राप्त राशि को प्रतिदिन स्थानीय बैंक में मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार के व्यापार का लाभ यह है कि बड़े पैमाने पर काम करने से ये अपनी लागत को कम कर पाते हैं। दूसरा, ये मध्यस्थों को समाप्त कर पाते हैं। अब मान लीजिए कोई जूता बनाने वाली कंपनी या फैक्ट्री है। यदि वो जूतों का उत्पादन करके उसे मध्यस्थों के जरिए छोटे छोटे दुकानों तक पहुंचाते हैं तो उन्हें मध्यस्थों का लाभ भी देना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत यदि यह फैक्ट्री खुद अपनी दुकानों की श्रृंखलाएं खोल लें तो मध्यस्थों को समाप्त करके ये खुद के लिए भी लाभ को अधिक रख सकते हैं व उपभोक्ताओं के लिए भी मूल्य को कम कर सकते हैं। इनका तीसरा लाभ यह है कि इस प्रकार के भंडारों में सभी विक्रय नगद में होते हैं तो इसमें कोई अशोध्य ऋण का अवसर नहीं रहता। किसी प्रकार के उधार ना होने से बकाया राशि का भी जोखिम नहीं रहता। इस प्रकार की श्रृंखलाओं में वस्तुओं का हस्तांतरण भी बड़ी सरलता से होता है। अर्थात यदि किसी एक दुकान में वस्तुओं की कमी है, वहीं किसी दूसरी दुकान में वस्तुओं की अधिक मात्रा है जो बिक नहीं रही, तो वहां से वस्तुओं को इधर की दुकान में हस्तांतरित किया जा सकता है। अंत में इनका एक लाभ यह भी है कि ऐसे में कंपनी के जोखिम का बिखराव हो जाता है। यदि किसी एक दुकान में हानि होती है तो उसकी भरपाई अन्य दुकानों के लाभ से की जा सकती है। तो लाभ हानि का संतुलन बनने के कारण हानि का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। ये इस प्रकार के व्यवसाय के मुख्य लाभ थे। यदि इसके हानियों की बात की जाए तो जब एक उपभोक्ता ऐसे किसी दुकान में जाता है तो उसके पास वस्तुओं के चयन के सीमित अवसर होते हैं क्योंकि वहां पर आपको एक ही कंपनी की वस्तुएं मिलेंगी। दूसरा, इस प्रकार की दुकानों में प्रेरणा का अभाव होता है क्योंकि दुकान को चलाने का काम तो प्रबंधक का होता है लेकिन दुकान के मालिक या उसको नियंत्रण करने का अधिकार तो मुख्यालय के पास होता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो दुकान को प्रबंधन करने वाले प्रबंधक हैं वो उतना प्रेरित नहीं होते बिक्री को बढ़ाने या उपभोक्ताओं को ध्यान देने की तरफ। इसी कारण इसकी तीसरी हानि यह होती है कि इसमें उपभोक्ताओं को कई बार व्यक्तिगत सेवा का अभाव महसूस हो सकता है। ये दो मुख्य प्रकार के बड़े आकार के स्थायी दुकान हमने देखे। इसके अलावा कुछ अन्य विशेष प्रकार की स्थायी दुकानें हैं जो होती तो बड़े आकार की ही हैं लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा अलग होता है, जैसे कि डाक आदेश गृह। डाक आदेश गृह दरअसल एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर विक्रेता कोई दुकान ही नहीं रखते। ये केवल अपना भंडार गृह रखते हैं जहां पर ये अपनी वस्तुओं का भंडारण करते हैं और ये वस्तुओं की बिक्री ग्राहकों से प्रचार के जरिए पहले तो संपर्क साधते हैं। ये बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं ताकि ग्राहकों को पता लगे इनके वस्तुओं के बारे में। फिर ये फोन, इंटरनेट आदि के माध्यम से संपर्क साधते हैं
और उन्हें अपनी वस्तुओं की खरीद के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। जब ग्राहक वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर बारी आती है भुगतान की। अब जहां तक भुगतान का संबंध है, यहां भी इनके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे कि कई बार ये ग्राहकों से पूरा भुगतान अग्रिम रूप में मांग लेते हैं। यानी जब ग्राहक पहले इन्हें पूरी राशि का भुगतान करते हैं, फिर ये डाक आदि के सहारे वस्तुओं को उनके पास पहुंचाते हैं। दूसरा विकल्प यह है, इस व्यवस्था में वस्तुओं को डाक से भेजा जाता है तथा ग्राहकों को उनकी सुपुर्दगी तभी की जाती है जब ग्राहक वहीं पर उसका पूरा भुगतान कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि डाक आदेश गृह बिना किसी स्थायी दुकान के या स्थल के ग्राहकों से संपर्क साध कर उन्हें वस्तुओं की बिक्री करने की कोशिश करते हैं। अब इसका लाभ तो यह है कि ऐसे में सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी कोई दुकान या कोई स्थिर स्थल नहीं है। दूसरी तरफ मध्यस्थों की समाप्ति भी हो जाती है, क्योंकि उत्पादक सीधा ग्राहकों से संपर्क साधती है, तो उसके कारण लागत में भी बचत होती है, वह उपभोक्ताओं के लिए भी वस्तुएं थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। तीसरा लाभ यह है कि इस प्रकार के व्यवसाय में एक विस्तृत क्षेत्र तक सेवाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि किसी एक जगह पर दुकान खोलकर बैठने की सीमा नहीं है। वह इसमें भी, जैसा कि हमने देखा, भुगतान तुरंत हो जाता है, तो किसी प्रकार के अशोध्य ऋण की भी संभावना नहीं रह जाती। इन लाभों के अलावा इस प्रकार के व्यवसाय की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ग्राहकों के लिए इसमें व्यक्तिगत संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता, केवल एक फोन आदि के माध्यम से वो उत्पादक से जुड़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि सामान या वस्तुएं डाक के माध्यम से भेजी जाती हैं, तो कई बार सुपुर्दगी यानी डिलीवरी में विलंब हो जाता है। इसमें उधार की सुविधा भी ग्राहकों को नहीं मिलती। वह अंत में इस प्रकार के व्यवसाय में सबसे ज्यादा प्रवर्तन लागत लगानी पड़ती है। प्रवर्तन यानी प्रचार करने में लगने वाली लागत, क्योंकि जब तक ये व्यवसायी प्रचार नहीं करेंगे ग्राहकों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनके पास कोई स्थिर दुकान या जगह नहीं है। तो ये थे डाक आदेश गृह। इसके बाद अगले प्रकार के बड़े आकार के स्थायी दुकानदार होते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपभोक्ता सहकारी भंडार ऐसी दुकानें होती हैं जो उपभोक्ताओं के समूह आपस में सहयोग करके चलाते हैं। कई बार कुछ उपभोक्ता इस बात को एहसास करते हैं कि मध्यस्थों या बिचौलियों या बीच के दुकानदारों के होने की वजह से उन्हें वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपभोक्ता मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक सहकारी संगठन का निर्माण करते हैं। जब वो मिल जाते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है, फिर वो उत्पादकों से सीधे तौर पर सामान खरीद सकते हैं, उसे एक भंडार में रख सकते हैं। अब बीच के दुकानदार या बिचौलिए खत्म हो जाने की वजह से उन्हें वो वस्तुएं काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, जिसे फिर वो आपस में एक दूसरे को बेचते हैं। इस प्रकार के भंडारों का लाभ है कि इनकी स्थापना बहुत सरल है, इसमें दायित्व बहुत सीमित होता है, वह इसका प्रबंध प्रजातांत्रिक तरीके से चलता है, क्योंकि यह एक सहकारी संगठन है जहां सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लोगों को वस्तुएं कम कीमत पर मिलती हैं, बिक्री भी नगद में होती है। वह क्योंकि उपभोक्ताओं ने खुद इनकी स्थापना की है, तो वो अपने निवास स्थल के आसपास ही इसको स्थापित करके एक सुविधाजनक स्थिति भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के संगठनों की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि इनमें इनको चलाने वाले लोगों में प्रेरणा का अभाव होता है, क्योंकि इसमें कोई सीधा लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता, तो वो उतने प्रेरित नहीं होते इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए। दूसरी हानि यह है कि क्योंकि ये उपभोक्ताओं के समूह हैं, इसलिए इनके पास पूंजी या कोष की भी कमी होती है। इसके अलावा इन लोगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी अभाव पाया जाता है, जिसके कारण कई बार ये अपने व्यवसाय को उतने उचित ढंग से नहीं चला पाते। अब आइए उपभोक्ता सहकारी भंडारों के बाद हम चर्चा करते हैं एक बड़े ही विशेष प्रकार के व्यापार की। इसका नाम है सुपर बाजार। आप सबने यह नाम शायद शहरों में सुना होगा। सुपर बाजार कुछ हद तक विभागीय भंडारों की तरह होते हैं, जहां पर एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी दुकान के अंदर कई तरह की वस्तुएं अलग अलग विभागों में रखी जाती हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी इनमें उपभोक्ताओं को खुद जाकर वस्तुओं को उठाना होता है, उनका चयन करना होता है, वह भुगतान केंद्र पर ले जाकर उनके लिए भुगतान करना होता है।
ऐसे कई मॉल या सुपर बाजार आज शहरों में एक आम बात है। सुपर बाजार सामान्यतः हर प्रकार की खाद्य सामग्री, परचून सामग्री या अन्य गैर खाद्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी रखते हैं। ऐसे बाजारों में क्रेता आवश्यक वस्तुओं का क्रय एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धांत पर चलाए जाने के कारण कम वितरण लागत पर काम करते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा लोग नहीं रखने पड़ते जो ग्राहकों को वस्तुओं को प्रदान करें, क्योंकि ग्राहक इसमें खुद जाकर ही वस्तुएं ले लेते हैं। निम्न परिचालन लागत, बड़ी मात्रा में क्रय व कम लाभ के कारण अन्य फुटकर भंडारों की तुलना में यहां वस्तुओं की कीमत कम होती है। वस्तुओं को केवल नगद में बेचा जाता है, तो यह भी इनके लिए एक लाभ है कि इन्हें उधार यानी अशुद्ध ऋण से नहीं जूझना पड़ता। ये बाजार साधारणतया केंद्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं जहां इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है। एक ऐसे केंद्रीय स्थल पर होते हैं जहां आसपास के कई सारे जगहों से लोग इकट्ठा होकर आकर सामान खरीद सकते हैं। सुपर बाजारों के अनेकों लाभ हैं जो कि विभागीय भंडारों से मिलते जुलते हैं कि ये बड़े पैमाने पर काम करते हैं, ये बहुत सारे अवसर चयन के ग्राहकों को देते हैं, ये कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ भी सभी वस्तुएं अलग अलग विभागों में होने के कारण ग्राहकों के लिए उन्हें खरीदना आसान हो जाता है। वह इन विभागों के लिए लागत कम होती है, जिसके कारण इनकी बिक्री भी ज़्यादा होती है, इनके पास ग्राहक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कमियों में इनकी भी कमी यह है कि इनके पास जाकर उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत सेवाएं नहीं मिलती। सुपर बाजारों के अतिरिक्त शहरों में एक और नए प्रकार का व्यापार बहुत ज्यादा पनप रहा है, जिसे हम विक्रय मशीनों के नाम से जानते हैं। ऐसी मशीनें सामान्यतः हम शहरों में मेट्रो स्टेशन आदि पर भी देखते हैं, जहां स्टेशन के टिकट या टोकन प्राप्त करने के लिए लोग इन मशीनों में पैसे डालते हैं, वह वहां से टिकट या टोकन प्राप्त करते हैं। टोकन देने के अलावा ये मशीनें कई प्रकार की छोटी छोटी सामग्रियों की बिक्री का भी काम करते हैं, जहां आप अपने पसंद की वस्तु का चयन करके उसकी कीमत इस मशीन में नोट या सिक्कों के रूप में डालते हैं, तो यह मशीन खुद ब खुद आपको वह सामान प्रदान करती है। यह एक बड़ा ही आकर्षक व नए प्रकार का एक प्रक्रम है, एक मशीन है जो भारत में पिछले कुछ समय में उपयोग होना शुरू हुई है। इसके द्वारा भी फुटकर स्वरूप में छोटे छोटे मात्रा में वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, अभी तक इस अध्याय में हमने थोक व फुटकर व्यापारियों को जानने के बाद फुटकर व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि फुटकर व्यापारी ही हैं जो ग्राहकों से जुड़े हुए होते हैं। हमने फुटकर व्यापारियों के दोनों प्रकार, चाहे वो भ्रमणशील व्यापारी थे या स्थायी व्यापारी थे, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब इस अध्याय में हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसे संगठनों की जो इन सभी प्रकार के व्यापारों या व्यापारियों के लिए कार्य करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार के सभी व्यापार देश में सुचारू रूप से चल सके। ऐसे कई संगठन या संस्थाएं हमारे देश में बनी हैं जो या तो समूचे व्यावसायिक परिवेश को या किसी विशेष प्रकार के वस्तुओं के व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए CII और फिक्की। CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये ऐसे संगठन हैं जो व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के क्षेत्र में अपने आप को राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और काम करते हैं। ये बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसे कई अन्य संस्थाएं भी हैं जो स्थानीय रूप से भी या किसी विशेष वस्तु या उत्पाद के क्षेत्र में भी काम करते हुए सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय देश में सुचारू ढंग से चल सके। इन संस्थाओं के हस्तक्षेप मुख्यतः इस प्रकार से होते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि परिवहन तथा वस्तुओं का अंतरराज्य स्थानांतरण आसानी से हो सके। ये कृषि उत्पादों के विपणन व उससे जुड़ी हुई समस्याओं के निपटारे में सहायता करते हैं। ये माप तौल की कमियों या ब्रांडेड वस्तुओं की नकल को रोकने का काम करते हैं।
ये इस बात के लिए भी कार्यरत हैं कि देश में एक सुदृढ़ मूलभूत ढांचे का विकास हो, ताकि व्यापारियों को या व्यवसायों को किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। ये श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों के प्रति भी कार्यरत होते हैं। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य यह होता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि देश में एक अच्छा वातावरण बने, जहां पर व्यवसाय पनपें, व्यवसाय फले फूलें और सभी व्यवसायों को अपने काम करने में आसानी यानी सुगमता हो। अब व्यवसायों के लिए सुगमता की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बच्चों एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसके बदले में हमें सरकार को करों का भुगतान करना पड़ता है, टैक्स जमा करना पड़ता है। अब व्यापारियों या व्यवसायों के लिए कई प्रकार के टैक्स या कर होते हैं। हमारे देश में कई सालों से ऐसे कई कर थे या टैक्स थे जिनसे व्यापारियों को जूझना पड़ता था। व्यापारी हमेशा इसकी शिकायत करते थे कि उन्हें एक ही वस्तु पर कई तरह के कर देने पड़ते हैं, उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कई तरह के कर देने पड़ते हैं। इन कई करों को याद रखना, इनसे जुड़ी हुई औपचारिकताओं को पूरा करना, यह व्यापारियों के लिए एक बहुत जटिल कार्य हुआ करता था। कई बार तो इस प्रकार की कर प्रणाली ही व्यापारियों को व्यापार करने से रोकती थी। इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए और एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण करने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को माल व सेवा कर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया, ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों व उपभोक्ताओं के हितों के लिए वस्तुओं व सेवाओं का परिचालन मुक्त रूप से, सुचारू रूप से हो सके। ये अनेकों कर के जाल से और झंझट से इन्हें बचाया जा सके। जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में समान रूप से लागू होता है, इसलिए इसे एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स के मंत्र के अंदर लागू किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला कि यह जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। दूसरा, यह वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है, ना कि उनके निर्माण पर। अर्थात जब वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, तब इस कर को उन पर लगाया जाता है। तीसरा, उद्गम आधारित कराधान सिद्धांत की अपेक्षा जीएसटी गंतव्य आधारित खपत का सिद्धांत है, यानी इसमें यह देखा जाता है कि वस्तु का गंतव्य स्थान क्या है, उसे कहां जाना है, किस जगह उसकी बिक्री या पूर्ति की जानी है, और उसके अनुसार गंतव्य स्थल के अनुसार वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, ना कि वो कहां पर बने या उनका उद्गम कहां पर हुआ। इसके अलावा वस्तुओं व सेवाओं का आयात अंतरराज्यीय आपूर्ति की तरह माना जाता है, इसलिए इसे वहां के लोक प्रभार के आधार पर जीएसटी के अंदर लिया जाता है। जीएसटी की सभी प्रक्रियाओं या उससे जुड़ी हुई सभी क्रियाओं का ध्यान रखने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है, जिसके अनुसार 3 प्रकार के जीएसटी करों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। जब वस्तुओं का आदान प्रदान एक ही राज्य के अंदर होता है तो उन पर जो कुल जीएसटी लगता है उसके 2 बराबर हिस्से किए जाते हैं, एक सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी और एक राज्य यानी स्टेट जीएसटी के नाम से लगाया जाता है। जबकि जब वस्तुओं का आदान प्रदान 2 अलग अलग राज्यों के बीच में होता है तो वहां पर लगता है आईजीएसटी। इन करों की उगाही की गणना केंद्र व राज्यों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर की गई है। अगली विशेषता यह है कि लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं पर जो जीएसटी लगता है उसे मुख्यतः 4 दरों पर लगाया जाता है। कुछ वस्तुओं पर 5% की दर से, कुछ पर 12%, कुछ पर 18% व कुछ पर 28% की दर से। इसके अलावा कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं या क्षेत्र भी हैं जिन पर 0% का जीएसटी दर है, अर्थात उन्हें जीएसटी मुक्त रखा गया है। इतना एक विस्तृत प्रणाली बनाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि
व्यापार को या उपभोक्ताओं को ये कई करों के जंजाल से छुटकारा दिलाया जाए। इसलिए जीएसटी व्यवसायियों या उपभोक्ताओं को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जैसे कि कई प्रकार के करों को हटाकर एक जीएसटी लगने की वजह से संपूर्ण कर भार में कमी आई है। यानी कि यह देखा गया है कि व्यापारियों पर जो कुल कर लगता है वो पहले के मुकाबले कम लगता है। दूसरा, जीएसटी के अंदर कोई गुप्त कर नहीं है। जो भी कर की दर है वो सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसे देखकर जानकर व्यवसायी अपने व्यवसाय या उत्पादों के मूल्य की गणना करते हैं। इसके अलावा क्योंकि जीएसटी पूरे देश में एक प्रकार से लागू होता है, इसलिए इसने वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूरे देश में एक रूपी बाजार का निर्माण करने में भी सहायता की है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के आने से करों के कम होने के कारण देश में आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हुई है। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के कारण देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि का अनुमान है। हालांकि जीएसटी के लागू होने पर शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी, जैसा कि किसी भी नई प्रणाली के कारण होती है, लेकिन दीर्घकाल में इन लाभों को और बढ़ाने या अधिक लाभ प्राप्त करने का अनुमान लगाया जाता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने आंतरिक व्यापार के बारे में विस्तार में चर्चा की। हमने जाना कि कैसे आंतरिक व्यापार किसी भी देश के व्यापारिक तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर आज इस भाग में हमने फुटकर व्यापार के स्थायी रूप की चर्चा की। हमने व्यापारिक संगठनों के बारे में जाना व अंत में जीएसटी पर भी एक संक्षिप्त चर्चा की। मैं आशा करता हूं आपको न केवल यह भाग बल्कि यह पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।